नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अन अकेडमी और मैं हूं नकुल सिंह जादौन। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरएस मेंस में पेपर नंबर 1 जनरल स्टडी में इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करनी है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीधा कनेक्ट होता है करंट अफेयर्स के साथ में। कैसे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, एग्जाम में किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, क्या हमारी अप्रोच रहेगी। प्रीलिम्स में भी इकोनॉमिक्स पड़ी हुई है, तो प्रीलिम्स और मेंस की इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, इन सभी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले तो जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। क्यों डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन को? एप्लीकेशन को आप डाउनलोड इसलिए करोगे क्योंकि जब आप अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने नंबर डाल के आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट कर देते हो और यहाँ पे फ्री स्पेशल क्लास सेलेक्ट करते हो, तो आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस, रोज की 50 से भी ज्यादा फ्री क्लासेस आपको मिल जाती है। उन सारी क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं। उन सारे टेस्ट को देने के लिए बस आपको एक अनलॉक कोड यूज करना है और वो अनलॉक कोड होगा नकुल लाइव। जैसे ही ये अनलॉक कोड आप यूज करेंगे, यूज करते ही सीधी वो क्लास आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। इनवाइट कोड में आप नकुल लाइव डालेंगे और ये क्लास अनलॉक हो जाएगी। या कोई भी टेस्ट जब आप देते हैं तो ये प्रोसीजर सेम टू सेम फॉलो कर सकते हैं। ओके। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन से, जहां से वो सब्सक्रिप्शन या वो प्लेटफॉर्म, वो कोर्स जो आपको सीधी आपके जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम के सपने को पूरा कर सकता है, तो बिल्कुल आ सकते हैं आप अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी में प्लस कैटेगरी में अभी अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसलिए स्पेशली वो सारे स्टूडेंट जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेनिफिट आपको 24 महीने का नहीं, 3 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं, इन स्कॉलरशिप टेस्ट अटेंड करके भी आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं विजेता आरएस टेस्ट जो है वो चल रहा है, ग्राम सेवक का, कांस्टेबल का टेस्ट चल रहा है, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का टेस्ट चल रहा है। ये सारे टेस्ट आपको मिल जाते हैं और बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसी के साथ में आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो कमेंट किए हैं हमको, जिन्होंने स्टडी करी थी इकोनॉमी यहाँ पे अनअकैडमी से, आरएस कैटेगरी में, रीड कैटेगरी में, उनके बहुत सारे कमेंट हैं। और ये कुछ फीचर्स हैं अनअकैडमी के जो आप देख सकते हैं, जो अपने आप में अनअकैडमी को दूसरों से अलग करता है। ये फाउंडेशन बैच की स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसी के साथ में ग्राम सेवक का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे बैचेज हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब मैं सीधा शुरू करता हूं कि कैसे आप आरएस की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। उसी की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमको हमारे पैटर्न को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमको हमारे पैटर्न को समझना पड़ेगा। एक बार अगर पैटर्न समझ में आ गया तो मान के चलिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। एक बार हमको पैटर्न जो है वो समझ में आना चाहिए कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, उसकी चर्चा हम करने वाले। ओके। चलिए जी, तो आइए करते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट। देखिए, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको आपके पैटर्न के बारे में समझ में आना चाहिए कि आपका जो पैटर्न है वो क्या है। पहले हम पैटर्न की चर्चा कर लेते हैं। अगर आरएस मेंस की बात अगर हम लोग करें, अगर हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करें वो आरएस मेंस की करते हैं, तो आरएस मेंस में हमारे पास में जो पेपर होते हैं वो कितने होते हैं? आरएस मेंस में टोटल मिला के हमारे पास में 4 पेपर हैं। ओके, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ पेपर, यहाँ मैं ले लेता हूँ पेपर। पेपर कितने हैं? 4 हैं। तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर, ये 4 पेपर हमारे पास में है। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। कौन सा पेपर कौन से सब्जेक्ट का है? तो देखिए यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट आपका होगा वो क्या होगा, इसकी बात करेंगे तो सब्जेक्ट नेम आ जाएंगे बेसिकली। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है। फिर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आपके लिए इसको कितना टाइम आपको मिलने वाला है जब आप एग्जाम देते हैं तब। ओके, कितना टाइम मिलने वाला है।
तो सबसे पहला जो पेपर आपका है वो है आपका जनरल स्टडी का। वेरी फर्स्ट पेपर आता है आपका जनरल स्टडी, और ये है जनरल स्टडी कौन सा, पार्ट फर्स्ट। फिर यहाँ आएगा जनरल स्टडी पार्ट सेकंड, फिर यहाँ आएगा जनरल स्टडी पार्ट थर्ड, और जो लास्ट पार्ट है उसमें आपसे आपकी जो लैंग्वेज है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश भी पढ़ना होता है और आपको इसी के साथ में हिंदी भी पढ़ना होता है, इंग्लिश और हिंदी, जो कि मैं कह सकता हूं कि आरएस को पास करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके, अब बात करते हैं मार्क्स की। तो जितने भी पेपर होते हैं वो सारे के सारे 200 नंबर के होते हैं। सारे के सारे पेपर जो है वो 200 नंबर के होते हैं, जिसके लिए आपको कितने टाइम मिलता है, आपको 3 घंटे का समय मिलता है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। इस 3 घंटे में आपको ये सारे के सारे पेपर जो है वो देने होते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखते हो तो आरएस मेंस आपके 800 नंबर कवर करता है। ठीक है, आरएस मेंस टोटल मिला के 800 नंबर कवर करता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। किसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, पेपर नंबर 1 की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो आपका 200 मार्क्स का है। तो आरएस मेंस में ही अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करें, किसकी चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे अगर मान लो पेपर नंबर 2 की, सॉरी जनरल स्टडी पेपर नंबर 1। अगर हम डिटेल में डिस्कशन करें, इसका डिस्कशन करते हैं, जनरल स्टडी पार्ट फर्स्ट का डिस्कशन अगर हम लोग करते हैं, जो कितने मार्क्स का है ऑलरेडी बता चुका हूं। जो 200 नंबर का पेपर आपका पेपर नंबर 1 है, वहां से आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, जो भी सिलेबस आपका आरएस में है, जो भी सिलेबस आपका आरएस में है, इस पूरे सिलेबस को हम कितने भागों में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पूरे पार्ट को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो कुल मिला के 3 अलग अलग यूनिट में आपका पूरा सिलेबस बटा हुआ है। अब सर बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में हमारा ये जो पार्ट है वो बटा हुआ है, उसकी हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। टोटल मिला के जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 3 यूनिट में हमारा जो सिलेबस है वो पूरा बटा हुआ है। अब वो 3 यूनिट कौन सी है उसकी भी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। वो जो 3 यूनिट है वो कौन कौन सी है, और हर एक यूनिट में वापस अलग अलग जो सब पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं उसकी बात करेंगे। तो जनरल स्टडी पेपर नंबर 1 में 3 सब्जेक्ट हैं जो आरपीएससी ने डाले हुए हैं। तो पहला वाला पार्ट है, उसमें आरपीएससी आपको हिस्ट्री पढ़वाना चाहती है। तो दूसरा वाला पार्ट है, उसमें आपके इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाहती है। और जो तीसरा वाला पार्ट है वो अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं है, वहाँ पे बेसिकली 3 सब्जेक्ट आते हैं जिनकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे एक यहाँ पे आपका सोशोलॉजी हो जाता है, देन उसके बाद में एक यहाँ पे आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है वो भी यहीं पे ही है। इसी के साथ में अकाउंटिंग वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है वो, एंड ऑडिट वाला जो पार्ट है वो, ये आपके टोटल मिला के 3 अलग अलग यूनिट है। इसे आप कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो क्या, इसे आप कह सकते हो ये आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है। जैसे अगर आप आरपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं तो ये क्या है, आपकी यूनिट नंबर सेकंड है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो ये है आपकी यूनिट नंबर थर्ड, और यहाँ अगर आप देखते हैं बस ये यूनिट नंबर 3 है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसके भी अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया आपका पार्ट ए, ये हो गया पार्ट बी। अलग अलग कैटेगरी में आपका जो सिलेबस है वो बटा हुआ है। तो पार्ट ए हो गया, देन यहाँ पार्ट बी ले लेते हैं, और यहाँ पार्ट सी ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो बटा हुआ है। 3 अलग अलग पार्ट में ये पूरा सिलेबस आपका बटा हुआ है। अब आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री में पार्ट ए में अगर आप देखते हो तो क्या हिस्ट्री पढ़नी है, कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है। पार्ट ए में सिंपल सी बात है, वैसे तो पार्ट आपको अलग अलग दे रखे हैं। कहीं पे पार्ट ए में राजस्थान है, कहीं पे पार्ट ए में इंडिया है। जैसे मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो हिस्ट्री के पार्ट ए में राजस्थान की हिस्ट्री है, लेकिन इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स में पार्ट ए में इंडियन इकोनॉमी है। ओके, तो यहां मैं ले लेता हूं हिस्ट्री राजस्थान की पढ़नी है, देन हिस्ट्री हमको इंडिया की पढ़नी है, देन उसके बाद में हिस्ट्री हमको जो पढ़नी है वो पढ़नी है वर्ल्ड की।
वर्ल्ड हिस्ट्री आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ी है, और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि सबसे पहले आप जो प्रिपरेशन करते हो, आपकी प्रिपरेशन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो टॉपिक ही आप सबसे पहले पढ़ें जो टॉपिक आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़े हुए हैं। जो टॉपिक एक्सक्लूसिव आपके आरएस प्रीलिम्स के हैं ना, आपको सबसे पहले उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। सॉरी, आरएस मेंस के हैं, उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। जो तुम पढ़ के आए हो वो तो तुमको वैसे ही आता है ना। जो नए सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा। हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, एथिक्स, वर्ल्ड वाले जो पार्ट है ये सब हमको देखने पड़ेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में भी सेम टू सेम आप ऐसा ही डिवाइडेशन कर सकते हो। सबसे पहले आपको राजस्थान की इकोनॉमी पढ़नी है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी को देखना है, और उसके बाद आपको वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी देखना है। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या है हमारे सिलेबस में, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो जो पार्ट नंबर 3 है, तो यूनिट नंबर 3 है, उसमें जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि 3 सब्जेक्ट डाले गए हैं। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, जिसे हिंदी वाले समाज शास्त्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सोशोलॉजी। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोशोलॉजी। ये पहला सब्जेक्ट है जो आपका समाज शास्त्र कहलाता है। उसके बाद में सोशोलॉजी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो अगला जो पार्ट आपका आता है वो आता है कंप्लीट मैनेजमेंट का। अगला जो पार्ट आपका आता है वो आता है कंप्लीट मैनेजमेंट का। नेक्स्ट जो पार्ट आता है उसमें एक तो अकाउंटिंग डाली गई है, तो आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी, और अकाउंट के साथ में ही एक आपकी ऑडिट भी इसमें डाली गई है, वो भी आपको अच्छी तरीके से देखनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको आपका जो सिलेबस है वो बटा हुआ है, ये आपके सामने है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो बटा हुआ है। इस प्रकार से सिलेबस आपका बटा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। अब आपको फोकस भी उसी तरीके से करना है। आपका पूरा फोकस जो है वो उसी तरीके से होना चाहिए कि क्या क्या करना है। अब मैं अगर यहाँ पे चर्चा करता हूँ, इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, तो इकोनॉमिक्स आपके 65 नंबर कवर करता है। 65 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जो 200 नंबर का आपका पेपर होगा उसमें से 65 मार्क्स का इकोनॉमिक्स होगा। अब ये 65 नंबर का जो इकोनॉमिक्स है ये कैसे पढ़ना है, इसी की मैं बात करूंगा। और इसी के लिए मेरी एक स्पेशल जो बैच चल रही है। अगर आपको मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो कैसे पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरा शेड्यूल क्या रहता है। मेरा शेड्यूल क्या है? माय शेड्यूल ऑन अनअकैडमी। मेरा शेड्यूल क्या रहता है अनअकैडमी पे, मैं आपको बता देता हूं। मैं सारे ही सब्जेक्ट ऑलमोस्ट पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट तो मैं सारे ही पढ़ा रहा हूं। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं? तो मैं राजस्थान इकोनॉमी भी पढ़ा रहा हूं। देन उसके बाद में मैं इंडियन इकोनॉमी भी ले रहा हूं अभी, और अभी मैं वर्ल्ड इकोनॉमी भी ले रहा हूं। आप मेरे से तीनों की तीनों सब्जेक्ट जो है वो पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात यहाँ पे राजस्थान इकोनॉमी की करता हूँ, तो राजस्थान इकोनॉमी में पढ़ाता हूँ कौन सी कैटेगरी में? स्पेशल क्लास की कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। ये मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? प्लस पे पढ़ा रहा हूँ। ये मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? अनअकैडमी प्लस पे पढ़ा रहा हूँ। उसके लिए आपको रेफरल कोड लगाना है नकुल लाइव, और लगा के आ जाना है, और सीधा मैं पूरी तैयारी आपको करवाऊंगा, पूरी इकोनॉमी कंप्लीट करवाऊंगा। अब जब स्पेशल में करवा रहा हूं, तो यहाँ तो मैंने क्या लिखा है? यहाँ तो मैंने लिखा है कि कौन सी कैटेगरी में जो है वो आप आते हो। उसके बाद में फिर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ टाइम, कि टाइम क्या रहने वाला है। तो टाइम जो स्पेशल क्लास का टाइम है वो शाम को 6 बजे है। आरएस फाउंडेशन की जो बैच है वो शाम को 4 बजे रहती है, और वर्ल्ड इकोनॉमी की जो बैच है वो 9 बजे सुबह रहती है। इन सारी क्लासेस को आप अटेंड कर लो। आपकी पूरी इकोनॉमिक्स की टेंशन मेरी है, मैं पूरा करवा दूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात यहाँ पे ये करनी है हमको, अब बात यहाँ पे ये करनी है कि सर जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूं कि प्रीलिम्स और मेंस में जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है। राजस्थान इकोनॉमी का सिलेबस आप सब जानते हैं। ओके, इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस भी आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं कि कैसे, क्यों अलग है। आरएस मेंस में क्यों स्टूडेंट कहते हैं कि अलग है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि
अलग है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं अलग नहीं है, कुछ बोलते हैं कि हमको इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी ही नहीं, हमने प्रीलिम्स में पढ़ रखी है, कुछ बोलते हैं कि नहीं अलग जो मेंस की इकोनॉमी है वो अलग है। मैं सारी बात समझा देता हूँ। आरएस मेंस की अगर हम यहाँ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, आरएस मेंस की अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो मेंस की जो इकोनॉमिक्स है उसमें भी अगर मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी से, अगर हम यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस थोड़ा सा देखें, अगर अच्छी तरीके से देखें, तो आप याद कीजिए जब आरएस प्रीलिम्स था तो आरएस प्रीलिम्स में के सिलेबस में पहला ही चैप्टर तुमको दिखा करता था पब्लिक फाइनेंस वाला, दिखता था। तो पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक तुमको नजर आता था। पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ते थे? पब्लिक फाइनेंस में आप लोग पढ़ते थे लाइक बजट, बजट क्या होता है, बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, बजट के कंपोनेंट में टैक्स का कंपोनेंट आता था, याद कीजिए। फिर बजट जो है वो कौन डिक्लेयर करता था? गवर्नमेंट डिक्लेयर करती थी। गवर्नमेंट डिक्लेयर करती थी तो आपको जो फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ कंट्री, कंट्री की सिचुएशन के बारे में आप लोग समझते थे। देन इसी के साथ में आपको एक सब्सिडी वाला टॉपिक भी आरएस मेंस में दे रखा है। तो आरएस मेंस में भी टॉपिक तो सारे यही हैं, टॉपिक तो मोर और लेस यही हैं, लेकिन आपके सोचने का ढंग, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। रीजन क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं ये बदल जाएगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, ये सारे टॉपिक को आपको करंट से रिलेट करना पड़ेगा। इन सारे टॉपिक के जो प्रेजेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, उन इश्यूज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या करोगे आप? प्रेजेंट में जो इश्यूज हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट की स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट की स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, है ना। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर मैं बजट की बात करता हूं, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। आपके एग्जाम में किसी न किसी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। या फिर मान लो क्वेश्चन आ जाएगा कैसे, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स के बारे में बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ गया, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में बताओ। व्यापार करने की सुगमता इंडेक्स के बारे में बताओ। इंडिया की इसमें क्या रैंकिंग है, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो रही है तो उसमें और इंप्रूवमेंट करने के तरीके क्या हैं, इंडिया की रैंकिंग डिक्रीज हो रही है तो उसके तरीके क्या हैं। उसके बाद में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत बार ये मैंने देखा है कि किसी न किसी गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताओ। ये गवर्नमेंट स्कीम जो है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए बोला होगा या उसके बारे में आपको टिप्पणी देने के बारे में बोला होगा। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में जो है ना इमोशनल हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में इमोशनल हो जाते हैं और क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। आप सोचिए कि आप आरएएस ऑफिसर बनने जा रहे हैं और जब आप एज अ आरएएस ऑफिसर बनेंगे तो आप सरकार के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, है ना। आपको तो सरकार को साथ में रखकर काम करना है, तो सरकार की पॉलिसी में सजेशंस आपके ज्यादा होने चाहिए, सरकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली एग्जामिनर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जो आंसर हैं वो बहुत टू द पॉइंट होने चाहिए। हर कहीं की बातें करने से मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ये भी बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। और हमेशा मैंने देखा है कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन 100 मार्क्स 100 वर्ड्स में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टूडेंट बहुत सारी रामायण लिख देता है और लास्ट में मेन बात लिखता है। यार लास्ट में अगर आप मेन बात लिखोगे तो जो आपका कहना है या जो आप पहुंचाना चाहते हो एग्जामिनर तक, वहां तक तो उसने पढ़ा ही नहीं, वो वही नेगेटिव हो गया और नीचे तक आ गया। तो हमेशा जो जो चीजें क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग में ही लिख डालो। सारा घी आपको स्टार्टिंग में ही देना है, आपको मजबूर करना है एग्जामिनर को कि वो मजबूर हो जाए आपकी कॉपी को आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। आरएस मींस इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स में आपको फैक्ट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक तुमको फैक्ट नहीं पता होंगे तब तक तुम आंसर लिख ही नहीं पाओगे। रामायण लिखने से काम नहीं चलेगा। मैं बता रहा हूं ना आपको फैक्ट लिखने पड़ेंगे। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया, अब इस क्वेश्चन में अगर आपने प्रेजेंट इंडेक्स बताया ही नहीं और इंडिया की इसमें रैंकिंग नहीं बताई तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो गवर्नमेंट स्कीम से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये टीबी वाला, टीबी हारेगा देश जीतेगा, 2025 का टारगेट ले रखा है हमने कि हम टीबी को हराएंगे।
गवर्नमेंट की स्कीम्स है, विलेज स्टोरेज स्कीम, ग्रामीण भंडारण सुविधा, उसके बारे में बताओ। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, ये आपको पता होना चाहिए। अर्बन जो पॉपुलेशन है ना, जो गांव वाली जो जनसंख्या है, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। हमारी गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। मान लो क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन कहां से आ जाएगा, बजट से क्वेश्चन आ जाएगा। बताओ इस बार के बजट में हमारी गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ हेल्थ पर ज्यादा खर्च किया है, कम खर्च किया है। ऐसे क्वेश्चन के आंसर तुम तभी तो दे पाओगे जब तुम्हारे पास फैक्ट होंगे, जैसे मैं तुमको बताता हूं कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर दोगे आप। मान लो बजट है और बजट के हेल्थ पे कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको आंसर कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। छोटे क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, जो स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में तो हमेशा आपको क्या लिखना होगा, हमेशा आपको टू द पॉइंट फैक्ट ही लिखना है। वहां रामायण लिखने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप चाहो तो पिछली बार 2018 का जो पेपर है वो देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। टू द पॉइंट फैक्ट आपको बताने थे। तो आपको पता होना चाहिए जब बजट की बात होती है तो 2011-12 में जो यूनियन बजट हमारा आया था, अब उस यूनियन बजट 2021-22 में यूनियन बजट हमारा के लिए हमारा यूनियन बजट आया था। अब इसमें आप आंसर तभी तो दे पाओगे जब आपको यह पता होगा कि इस बजट में हमारी गवर्नमेंट ने कितना पैसा हेल्थ के लिए इशू किया है। तो हमारी गवर्नमेंट ने हेल्थ के लिए कितना अमाउंट इशू किया है, अगर ये फैक्ट आपको नहीं पता होगा, अगर ये डेटा आपको नहीं पता होगा, तो आंसर कैसे लिखोगे बताओ आप। आंसर लिखना किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। तो 2,23,800 करोड़ के आसपास का डेटा है। ये डेटा इशू हुआ था किसके लिए, हेल्थ के लिए इशू हुआ था। 35,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो कोविड वैक्सीनेशन के लिए अलग से इशू हुआ था। अब जब ये डेटा पता ही नहीं होंगे तो फिर तुम कैसे आंसर दोगे, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही तुम्हारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया, बताओ जैसे LIC का IPO आने वाला है, आपको पता है अभी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर ला रही है। कोई भी कंपनी जब नई होती है तो नई कंपनी जब पहली बार मार्केट में अपने शेयर लेकर आती है, सिक्योरिटीज लेकर आती है, तो उसी को IPO कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। जैसे अभी पेटीएम का IPO आया है, आपको पता हो तो LIC जो कि सरकार की कंपनी है, अब सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार क्या कर रही है, सरकार शेयर इशू करके पैसों का जुगाड़ कर रही है। तो LIC ने IPO जो है वो आने वाला है। अब LIC का IPO आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है, इस टॉपिक को सीधा आपको जोड़ना है किसके साथ में, इस टॉपिक को आपको जोड़ना है सीधा डिसइन्वेस्टमेंट के साथ में। पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट है। हम कह सकते हैं कि ये सरकार का क्या है, बोलिए, विनिवेश है। ये सरकार का विनिवेश है, ये सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट है। ओके, फिर आपको यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक डेटा ये भी पता होना चाहिए, आपको ये भी डेटा पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर कितनी रेवेन्यू एस्टिमेट करी है। गवर्नमेंट एस्टिमेट कितना है तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट किया है डिसइन्वेस्टमेंट से, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है और सामने वाले से पैसा ले रही है। तो जब गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना स्टार्ट कर दे तो उसी को डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और 1,75,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि हमको डिसइन्वेस्टमेंट करने से इतनी रेवेन्यू मिल जाएगी। ये रेवेन्यू आपको मिल जाएगी। कौन सी रेवेन्यू मिल जाएगी, फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसलिए बच्चे पास नहीं हो पाते हैं क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चन का आंसर मन से लिखते हैं। अरे मन से लिखना होता तो रामायण तो बहुत सारी है लिखने के लिए, यहां तो टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा, फैक्ट लिखने पड़ेंगे। जब तक फैक्ट नहीं लिखोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। मान लो बजट में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आया, आपको पता है बजट में अलग अलग तरह के बजट होते हैं और बजट में खर्चे होते हैं। आपने सुना होगा बजट में एक खर्चा होता है जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। बजट में एक एक्सपेंडिचर होता है जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इस बार का जो बजट था,
इस बार का जो बजट था, इस बार का बजट कौन सा, 2021-22 का बजट। जो 2021-22 का बजट है, इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है, कम किया गया है, इसके बारे में कुछ बताइए। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वापस बोल रहा हूं, जब तुमको ये पता ही नहीं होगा कि इस बार के बजट में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है, तो आंसर कैसे आप निकालोगे। तो आपको पता होना चाहिए, पिछले साल का डेटा पता हो या नहीं हो, आपको पता होना चाहिए 2020-21 में सरकार ने कितना एस्टिमेट किया था और 2021-22 ने सरकार ने कितना एस्टिमेट किया है। वहां से सारी चीजें अपने आप ही निकल कर आ जाएगी। अगर पिछली बार की बात करता हूं तो लगभग 4.12 करोड़, लगभग 4.12 करोड़ रुपए का एस्टिमेट पिछली बार का था। और इस बार की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, करोड़ नहीं सॉरी लाख करोड़ रुपए, 4.12 लाख करोड़ रुपए। और अगर हम लोग 2021-22 की बात करते हैं तो 21-22 में लगभग 5.64 लाख करोड़ रुपए का अनुमान, लाख करोड़ रुपए जो है वो पूंजीगत खर्चे होने वाले हैं सर, जहां सरकार इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं, ये कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ये कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो आप ध्यान रखना, यहां से आप परसेंटेज भी एग्जैक्टली निकाल सकते हो। मेरे पास समय भी कैलकुलेटर नहीं है, जो भी चेंज आ रहा है वो अपॉन 4.12 इंटू 100 कर दोगे, यहां से तुम्हारा परसेंटेज जो है वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके आरएस मेंस में। अब ऐसे क्वेश्चन जब तुमको फैक्ट ही नहीं पता होंगे तो कैसे आप आंसर दे पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मान लो डेफिसिट को लेकर, आपके एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कौन से, फिस्कल डेफिसिट तो आरपीएससी का फेवरेट है। फिस्कल डेफिसिट जैसे मान लो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। फिस्कल डेफिसिट में जीडीपी के कंट्रीब्यूशन से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ये वही बात है कि फेवरेट क्वेश्चन है कि फिस्कल डेफिसिट का जीडीपी पर प्रभाव को समझाइए, जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो यहाँ फैकालॉजी करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको बोलना है कि हाँ प्रभाव पड़ता है, फिस्कल डेफिसिट होती है, जीडीपी कम होता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मेन बात है आपको डेटा लिखने पड़ेंगे। डेटा लिखने पड़ेंगे तो डेटा कहां से लाओगे, वो डेटा तुमको तभी आ पाएंगे, वो आंसर तुम तभी लिख पाओगे जब तुमने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा। जब तुमने क्या देखा होगा, इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा। अगर इकोनॉमिक सर्वे देखा ही नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे भी कौन सा, 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पिछले साल का आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो मतलब करंट ईयर में जो अभी ईयर चल रहा होता है उसका इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आपको देना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा था वो क्या था, डेटा यही था कि जो फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है, जो फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है वो फिस्कल डेफिसिट कितने परसेंट होगा। तो फिस्कल डेफिसिट का अनुमान लगाया गया था 6.8% ऑफ जीडीपी, ऐसा अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये सब फैक्ट हैं। रेलवे से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ रेलवे के बारे में बताओ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे में लगभग 1,10,000 करोड़ का जो पैसा है वो सेंशन हुआ है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कहां से क्वेश्चन आ सकता है, इंश्योरेंस से क्वेश्चन आ सकता है। फॉरेन सेक्टर भी है आपके सिलेबस में। इंश्योरेंस में एफडीआई की लिमिट को लेकर क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ लिमिट वर्तमान में कितनी हो गई है। तो लिमिट जो है वो एफडीआई की लिमिट इसमें हो गई है कितनी परसेंट, 74% हो गई है। ठीक है, पहले कितनी थी, 49% थी। इससे पहले एफडीआई की जो लिमिट थी वो 49% थी, लेकिन उसको बढ़ाकर अब 74% इस बजट में कर दिया गया है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट तुमको बताने हैं, के पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट बताने हैं। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि यार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है, आरपीएससी क्या सोचती है। क्या यहाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं, यहाँ पे थ्योरेटिकल नहीं, यहाँ पे तो एक्चुअल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, डेटाबेस क्वेश्चन, करंट रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है इसके अकॉर्डिंग तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जब पूछे जाएंगे तो फिर तुमको ऐसे क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से आने चाहिए। ओके, तो मैं आपको बता रहा था कि आपके सिलेबस में टॉपिक्स वही सारे हैं। अगर आप टॉपिक देखते हो तो टॉपिक आपको वही सारे दिख रहे होंगे, है ना। जैसे पब्लिक फाइनेंस है, मैंने तुमको बता दिया। उसके बाद में फिर हम यहाँ बात करते हैं, ये तो फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका, ठीक है, यहाँ लाइन ले लेते हैं हम।
अब बात करते हैं जैसे सेकंड चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर जब आता है तो उसका नाम होता है हमारा बैंकिंग। अब जब बात बैंकिंग की आती है तो हमने पहले भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ेंगे। बैंकिंग में हमने एक तो सेंट्रल बैंक पढ़ा था, हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, हमारा भी है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो एक तो सेंट्रल बैंक होता है, और जो सेंट्रल बैंक के अंडर में जो बैंक काम करते हैं उन बैंकों को कमर्शियल बैंक कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कमर्शियल बैंक कहा जाता है। अब सेंट्रल बैंक के बारे में हम लोग समझेंगे, सेंट्रल बैंक क्या होता है, वो सब तो ठीक है, इसमें कोई नया टॉपिक नहीं है। नया जो टॉपिक आता है वो एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, वो है इश्यूज ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हर एक बैंक का पैसा डूबता है, जब पैसा डूबता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कौन डिफॉल्टर हो सकता है। फिर एक और नया टॉपिक है जो आपने प्रीलिम्स में नहीं पढ़ा होगा, और वो टॉपिक है मनी। मनी क्या होती है, मनी सप्लाई क्या होती है, हाई पावर्ड मनी क्या होती है, हाई पावर्ड मनी क्या होती है। तो ये सब हम लोग जो है वो कहाँ पढ़ने वाले हैं? मनी में पढ़ने वाले हैं। फिर बैंकिंग में ही एक और यहाँ पे आ जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंकिंग में ही एक टॉपिक आता है, जो टॉपिक क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की वर्तमान स्थिति को बताते हुए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये जो है वो अभी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जब बात बैंकिंग की होती है तो बैंकिंग का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही है, जो टॉपिक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अपने को अच्छी तरीके से देखनी है। बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, बस यही तो हमारा सिलेबस है। यही तो हमारा सिलेबस है जो हमको अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है, उसके बाद में और क्या आ जाता है, उसके अलावा और क्या आ जाता है? और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर्स पढ़े हैं। हमने इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़े हैं? सेक्टर्स पढ़े हैं। बस वही सेक्टर्स अपने को यहाँ भी देखने हैं, वही सेक्टर हमको यहां भी देखने हैं। मतलब कौन कौन से? वही एग्रीकल्चर सेक्टर, देन उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर, देन उसके बाद में सर्विस सेक्टर। ये तीनों सेक्टर के जो रिसेंट ट्रेंड है ना, वहां से क्वेश्चन आएंगे कि क्यों किसान विरोध कर रहा है, किसान बिल का, तो किसान बिल से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका करंट स्टेटस, रिसेंट ट्रेंड से क्वेश्चन आ सकते हैं, या मान लो करंट स्टेटस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब प्रेजेंट में जो भी मुद्दे चल रहे हैं एग्रीकल्चर के, मैन्युफैक्चरिंग के, है ना, माइनिंग पॉलिसी 2019 के, यहां से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, इनके लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, इन सब की बात यहाँ पे सेक्टर की हम लोग कर रहे हैं। तो हुआ क्या? पब्लिक फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, सेक्टर्स हो गया, यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद में एक और जो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में आता है इंडियन इकोनॉमी में, जिसे हम लोग फॉरेन कैपिटल कहते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है वो तो मैं प्रीलिम्स के हिसाब से एक बार बच्चों को क्लियर करवा देता हूं। एफडीआई जिसे हम लोग कहते हैं, फॉरेन कैपिटल, एफडीआई, एफपीआई नाम सुना होगा आपने, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या क्या टॉपिक आते हैं? तो एफडीआई क्या होता है, ये कैसे काम करता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का भी स्पेसिफिक आपके एग्जाम में दे रखा है। देन उसके बाद में एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, ये क्या है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये सब बेसिकली क्या है, आपका सिलेबस है जिनको आपको अच्छी तरीके से देखना है। गवर्नमेंट स्कीम मैंने आपको बता ही दी है। ये पांचवा जो पॉइंट है वो आपका होगा गवर्नमेंट स्कीम का। ये 5 पॉइंट अगर आपने देख लिए ना, तो मान के चलो आपका सिलेबस जो है वो 100% खत्म हो जाएगा। आपका सिलेबस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे समाप्त होती है। तो इंडियन इकोनॉमी में ये 5 टॉपिक अगर तुमने कर लिए तो मान के चलो इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट है। ठीक है, अब जब बात इंडियन इकोनॉमी की हो गई है तो हमको बात यहाँ पे करनी पड़ेगी किसकी? वर्ल्ड इकोनॉमी की। यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर वर्ल्ड इकोनॉमी में हमको क्या पढ़ना है, ये हमको बता दो। स्टूडेंट्स ये जरूर पूछते हैं कि सर वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या हमको पढ़ना है, ये आप हमको बताओ। कि लोग जो है वो यहाँ पे आरपीएससी वर्ल्ड इकोनॉमी से क्वेश्चन कैसे पूछती है। अगर आपने अपने सिलेबस को देखा होगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्पेशली 3 ही टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 3 टॉपिक से ही पूछा जाएगा। अब वो 3 टॉपिक कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल से टॉपिक हैं।
बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है। जैसे सबसे पहले तो इसमें आ जाता है हमारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी आती है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, देन उसके बाद में यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी आप कह सकते हो कि वर्ल्ड बैंक भी आपके सिलेबस में है। फिर एक WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपके सिलेबस में है। तो एक तो आपको ये पढ़ना है, ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले पता है क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर वाले इनका स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ाते हैं, प्रेजेंट स्ट्रक्चर बताते हैं, फंक्शन ऑब्जेक्टिव बताया और जो है वो आपका चैप्टर खत्म हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा इसका मतलब पढ़ना नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक, IMF उसके पर्पस समझने पड़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में क्या सिस्टम होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या सिस्टम होता है, सब समझना पड़ेगा। लेकिन हमको इनके रिसेंट ट्रेंड देखने हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इंडिया में इनके रिसेंट ट्रेंड्स जो हैं वो क्या रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन निकल कर आएगा। या तो ट्रेंड से क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा या किसी न किसी इंटरनेशनल इशू से क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, ये है आपकी पहली बात जो आपको समझनी है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट पूरा हो चुका है। उसके बाद में इंडिया इन ग्लोबल वर्ल्ड, इंडिया इन ग्लोबल वर्ल्ड, हालांकि ये इसी टॉपिक का पार्ट है लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो कवर अप नहीं हो पाएगी। इंडिया इन ग्लोबल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की क्या सिचुएशन है, कहाँ कहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, कैसे हम कोविड को निकाल रहे हैं, इनकी बात हम लोग करेंगे। और इसी के साथ में कुछ कंट्रीज होती है जिन्हें मैं डेवलप कंट्रीज कह देता हूँ, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जिन्हें मैं डेवलपिंग नेशन कह सकते हैं, विकसित देश, विकासशील देश क्या होते हैं, इमर्जिंग कंट्रीज क्या होती है, ये सब हम यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं। इसकी जो क्लास है वो डेली बेसिस पे रोज सुबह 9 बजे हो रही है, आप अटेंड कर सकते हैं। इसकी जो क्लास है वो होती है, इसकी जो क्लास होती है वो होती है 4 बजे, और ये मैंने आपको बता दिया है ना। इंडिया इन ग्लोबल वर्ल्ड जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सुबह 9 बजे पढ़ा रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी बेसिकली पढ़ा रहा हूँ, तो इसको छोड़ो। इंडियन इकोनॉमी का बेसिक जो है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमी का सिलेबस है। और ऐसे ही सेम टू सेम राजस्थान इकोनॉमी का है। राजस्थान इकोनॉमी का जो टॉपिक है वो हूबहू वैसा ही है। बस वही बात है कि राजस्थान इकोनॉमी में राजस्थान का बजट, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान की स्कीम्स है ना, इनके बारे में जो प्रेजेंट डेटा है वो पढ़ लो तो ही आपका काम हो जाएगा। और वो पढ़ के आए हो, मतलब मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए, मेन फोकस जो है वो आपका वर्ल्ड इकोनॉमी पे होना चाहिए। अगर एक बार वर्ल्ड इकोनॉमी हो गई तो वो तो आप पहले से पढ़ के आए हो, उसकी तो बस आपको आंसर राइटिंग की ही तो प्रैक्टिस करनी है। अगर एक बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर ले तो समझ लो काम हो गया अपना। क्लियर है यहां तक? तो होप सो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको काम करना है और RS मेंस में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं RS मेंस के लिए तो RS मेंस में पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 GS 1 और 2 के लिए नया बैच शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल आप उस नए बैच को शुरू कर सकते हैं। जब भी अनअकैडमी पे आप आते हैं, मेरा रेफरल कोड है नकुल लाइव। ये नकुल लाइव कोड का यूज कीजिए और इस कोड का यूज करने से 10% डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाता है, साथ में मेरी पूरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल जाती है, जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूं मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है, कितने नंबर की आती है, क्या क्या आपके सिलेबस में है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट एक वीडियो में और लेकर आऊंगा आपको, जहां पे मैं एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जहां पे वर्ल्ड बैंक से हम लोग कहानी को शुरू करेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।